Welcome to another practice session, my dear students. In this practice session, we'll be doing more questions on average. And if you have not already checked out the previous sessions on average, तो पहले उनको check out कर लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करो. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you are liking the content, then make sure to subscribe to the channel. Also, join the Telegram channel Methodological, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT. अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करो और लोगों से भी शेयर करो जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. क्वेश्चन नंबर 1. राम परचेज्ड 16 शेयर्स ऑफ कंपनी ए इन जनवरी, 28 शेयर्स इन फरवरी, 40 शेयर्स इन मार्च एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ द ईयर. सो व्हाट इज द एवरेज शेयर्स परचेज्ड बाय हिम इन अ मंथ. जनवरी में राम ने परचेज किए हैं 16 शेयर्स, फरवरी में परचेज किए हैं 28, मार्च में परचेज किए हैं 40. तो देयर इज अ क्लियर पैटर्न. जनवरी में किए हैं 16, फरवरी में 28 किए यानी कि 12 ज़्यादा किए हैं, फिर मार्च में 40 किए यानी कि फरवरी से भी 12 ज़्यादा किए हैं. यानी कि क्लियरली ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. यानी कि अप्रैल में कितने शेयर परचेज करेगा. अप्रैल में राम विल परचेज 52 शेयर्स, 12 और परचेज करेगा एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ द ईयर, यानी दिसंबर तक यही स्टोरी चलेगी. और क्वेश्चन में पूछा है एवरेज क्या वैल्यू क्या होगा. सिंस ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, सारे के सारे वैल्यूज जो आ रही है शेयर्स का, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी बन रही है हमारी. तो एपी का एवरेज क्या होगा. एवरेज ऑफ एपी विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2. फर्स्ट टर्म तो 16 है, फर्स्ट मंथ का है, और दिसंबर हमारा 12th मंथ है. तो 12th मंथ में कितना परचेज करेगा. 12 टर्म क्या आएगा. 12 टर्म आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स डी, यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है a 16 प्लस n कितना है 12 है, तो 12 - 1, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 12 का है, तो इंटू 12, तो 16 प्लस 11 इंटू 12 वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस 132, यानी कि 148 हमारा 12 टर्म आ जाएगा. सो एवरेज विल बी इक्वल टू 16 प्लस 148 डिवाइडेड बाई 2. So this will be equal to 82 shares. 82 shares will be the average value. क्या बात क्लियर है. ठीक है, आंसर हमारा 82 आ जाएगा. बट इसके बजाय हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, एवरेज ही तो चाहिए. तो बजाय पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के, एवरेज हमें पता है मिडिल में होता है, एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में होगा. और पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना क्या है, जनवरी में शेयर किए परचेज किए हैं 16, T1 हो गया, और दिसंबर में आएगा T12. तो इंस्टेड ऑफ T1 से T12 जाने के हम हाफ द डिस्टेंस ट्रैवल करें, आधी डिस्टेंस ट्रैवल करें. ठीक है, तो मिडिल वैल्यू क्या होगा, टोटल 12 टर्म्स है, तो मिडिल वैल्यू हमारा आ जाएगा टर्म नंबर 1 + 12/2, यानी कि बेसिकली टर्म नंबर 6.5. या फिर ऐसे देखो कि फर्स्ट से लेके जब 12 तक जा रहे हो तो तुम 11 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो, तो हाफ द कॉमन डिफरेंस यानी कि 5.5d को ऐड करो. ठीक है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर टर्म नंबर 6.5 एक्चुअल में नहीं होगा बट आंसर के लिए काम कर जाएगा. आंसर के लिए क्या वैल्यू आएगा, a प्लस 6.5 - 1 n-1 टाइम्स डी, यानी कि 5.5d. तो ये वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस 5.5 इंटू 12. तो दिस विल बी 16 प्लस 66 एंड हेंस 82 हमारा एवरेज होगा. क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज 45. 50 आर्टिकल्स का एवरेज प्राइस है 45 एंड लेटर इट वाज फाउंड दैट 36 वाज रेड एज 63. एक्चुअल में 36 था, यानी कि बट उसको गलती से पढ़ क्या लिया गया, 63 पढ़ लिया गया. सिमिलरली 29 वाज रेड एज 92. यही गलती दोबारा से की और 29 को एज ए 92 पढ़ लिया. होना चाहिए था 29 बट गलती से पढ़ लिया उसको 92, यानी कि मिस्टेक हो गया. ऑल्सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर 45 एंड नॉट 50. नंबर ऑफ आर्टिकल्स को भी गलत नोट किया. स्टार्ट में लिखा है ना एवरेज प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज 45, तो एक्चुअल में आर्टिकल्स हमारे 50 नहीं है, 45 ही हैं. तो एवरेज में वहां से भी हमारा डिफरेंस पड़ेगा, वहां से भी फर्क पड़ेगा. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल एवरेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स. ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्राइस क्या होगा. तो अगर हम अभी के एवरेज प्राइस के हिसाब से सम देखें, सम क्या आने वाला है, सम आ जाएगा, सम विल बी इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, तो इनिशियली हमने माना कितना है भाई, हमने तो 50 के हिसाब से कैलकुलेट किया एवरेज 45, तो सम हमारा आ जाएगा
45 जो कि एवरेज है मल्टीप्लाइड बाई 50, वेरी इंपॉर्टेंट, गलती से 45 मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा एवरेज जो कैलकुलेट हुआ है वो 50 आर्टिकल्स के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। तो 45 इंटू 50 आ गया, टोटल सम कितना आएगा, दैट विल बी 2250, ये सम आ गया। और इस सम में गड़बड़ी क्या हुई है कि एक नंबर एक्चुअल में था 36, बट हमने उसको पढ़ा क्या है, 63 पढ़ लिया है, तो 63 तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्टली रीड किया है इसको। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट नंबर होगा हमारा 36, यानी कि 27 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 27 घटाना पड़ेगा एडिशनली सम में से। सिमिलरली एक और नंबर था 29 जिसको कि 92 पढ़ लिया है, तो पढ़ा है इनकरेक्ट, 92 करेक्ट है 29। ऑर्डर का ध्यान रखना है, कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है, क्योंकि हमें करेक्ट करना है अल्टीमेटली अपने सम को, ठीक है। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको कितना, 63, ठीक है, 63। और जब भी हम इन्वर्स करते हैं, जब भी हम इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को, अगर 2 डिजिट नंबर है और तुम डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 63 से 36 कर रहे हो, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, जो डिजिट्स का डिफरेंट है, यहाँ पे डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, 6 और 3 में 3 का डिफरेंस है, तो 3 इंटू 9 27 का डिफरेंस आएगा। वैसे ही 92 में देखो 9 और 2 में 7 का डिफरेंस है, तो 7 इंटू 9 यानी कि 63 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है, टोटल डिफरेंस कितना आएगा, टोटल हमें सब्ट्रैक्ट करना है -27 -63 यानी कि -90 सब्ट्रैक्ट करना है हमको, -90 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सम में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्चुअल सम हमारा आ जाएगा, एक्चुअल सम विल बी 2160, हेंस एवरेज आ जाएगा हमारा, एक्चुअल एवरेज दैट विल बी 2160 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि है कितना 45, तो डिवाइड बाय 45, ओके 45 से 4 टाइम्स जाएगा, फिर बचेगा 36 360 यानी कि 48, तो एवरेज हमारा आ जाएगा 48, करेक्ट एवरेज होगा 48। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आती है, ओके ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच। अब दूसरे अप्रोच से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को इरेज कर रहे हैं। अब देखो करेक्शन में तो पता है हमको कि गलती से हमने 63 पढ़ लिया था, करना था 36, और वैसे ही गलती से पढ़ लिया था 92, करना था 29, यानी कि हमें यहाँ पे -27 करना पड़ेगा, यहाँ पे -63 करना पड़ेगा, यानी कि नेट में -90 करना पड़ेगा। ये तो समझ में आता है, ठीक है। 50 आर्टिकल्स हैं, हमने माने हैं 50, और एवरेज है 45, एवरेज है 45। तो अब हमारा ये एवरेज आया है तब जबकि हमने नंबर्स माने थे क्या 63 और 92, लेकिन एक्चुअल नंबर्स है 36 और 29, यानी कि हमारा जो सम है उसमें चेंज आएगा -90 का, यानी कि डेल्टा एस हमारा हो जाएगा -90, डेल्टा एस हो जाएगा -90। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ए आ जाएगा डेल्टा एस बाई एन। अभी के लिए तुम एन को 50 रहने दो, बाद में दोबारा हम करेक्ट करेंगे इसको, अभी के लिए बात समझो, ठीक है। सो 90/50 करोगे, ओके, तो 1.8 का हमारा डिक्रीज आएगा, -1.8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि करेक्ट कर लिया तुमने जब ये मिस्टेक वाला पार्ट। तो अभी भी एवरेज हमारा फॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स 50 कितना है 45 -1.8, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 43.2। बट एक और करेक्शन करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी 50 के बजाय 45 है, 50 के बजाय 45 है, ठीक है। तो उसके लिए करेक्शन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू ए, ये हमारा सम आ जाएगा, तो यहां से करेक्ट सम निकल आएगा, सम तो करेक्ट आएगा 50 इंटू 43.2, ये आ गया सम, दिस इज सम, और सम को डिवाइडेड बाई एन डैश जो करेक्ट वैल्यू है एन की, उससे डिवाइड कर दोगे, यानी 45 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ओके। दशमलव हटाओगे नीचे आएगा 0, 9 टाइम्स जाएगा, 9 4 36 बचा 72, तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, तुम इस अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये अप्रोच समझ में आता है, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है। अगर तुम चाहते तो पहले दो करेक्शन हमने किए, एक करेक्शन किया है जो 2 वैल्यूज मिसरीड की है उसका, दूसरा करेक्शन किया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का। अगर तुम चाहते तो ऑर्डर चेंज भी कर सकते थे कि पहले हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाला करेक्शन कर लें, कि 50 के लिए एवरेज था 45, तो पहले 45 के लिए एवरेज क्या आएगा वो निकाल लें। तो क्या एवरेज आने वाला है, 45 के लिए एवरेज आएगा, सम हमारा आएगा 50 इंटू 45, डिवाइड करोगे 45 से, यानी कि एवरेज हमारा आ जाएगा 50। तो 45 के लिए एवरेज आ गया 50। अब करेक्शन करें -90 वाला, तो अगर हमारा डेल्टा एस -90 है तो डेल्टा ए अब क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेंज करके नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 45 कर लिया है, तो अब डेल्टा ए आएगा डेल्टा एस बाई नया वाला एन, यानी कि 90/45, -90/45 यानी कि -2 आ जाएगा। तो यानी कि अब हमारा एवरेज हो जाएगा
-2 कर दोगे 50 में 48। किसी भी ऑर्डर में करो फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपना सेम ही आएगा। कॉन्सेप्ट जब तक तुम सही लगा रहे हो, चीज़ों को सही से समझ रहे हो, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई बिलीव कि तुमको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सारे के सारे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, टाइम लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल मेथड्स मैं इसलिए सिखाता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए, तुम्हें चीज़ें और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए, कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बेहतर हो जाए। ठीक है, ये कहना बहुत आसान है कई बार कि समझ में आ गया, बट समझ में तब आता है जब चीज़ें वाकई में खुद से समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तब तक नहीं, जब तक कि मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ। जब तुम खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या किसी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें खुद से क्लिक करना शुरू हो जाए। ये बातें जो मैं बार बार तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हो, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाए। तुम क्वेश्चन को पढ़ो तो पढ़ते ही तुम्हें समझ में आने लगे कि इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करना होगा। ठीक है, तो समझ में आना एक मुश्किल काम है, इसलिए टाइम देना पड़ता है उसके लिए। टाइम दो, पेशेंस रखो, चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। जिसको भी दिक्कत आ रहा है, तुम धैर्य रखो, अपना पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे, टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। वो है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। अभी टाइम है अपने पास, टाइम दो अपने आप को। ठीक है, उतना ग्रूम करो खुद को। और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए, तो जो तुम एफर्ट कर रहे हो, तुम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे कि माली तो घड़े सींचता है। ठीक है, सो और जब ऋतु आती है तो फल होता है, यानी कि जब टाइम आएगा, जब टाइम राइप होगा, जब एग्जाम आएगा, तो उस टाइम पे तुमको इस चीज़ को 100% अप्लाई करना पड़ेगा, इन सारी बातों को जो हम सीख रहे हैं। तो बस सीखते चलो, समझते चलो, टाइम लो, पेशेंस लो, करते रहो, लगे रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, एवरेज ऑफ विजिटर्स ऑन संडे इन अ लाइब्रेरी इज 720। तो संडे को लाइब्रेरी में विजिटर्स कितने हैं? 720 है ऑन एन एवरेज, एवरेज वैल्यू 720 है। बट बाकी दिनों की कहानी क्या है? बाकी दिन एवरेज है 390 का, यानी कि संडे को विजिटर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी दिन 390 आ रहे हैं, संडे को आ रहे हैं 720। एक पर्टिकुलर मंथ ऐसा है जहाँ पे कि मंथ हमारा बिगिन हो रहा है संडे को, संडे को मंथ स्टार्ट हो रहा है। वी हैव टू फाइंड एवरेज विजिटर्स पर डे इन दैट मंथ, कंसिडरिंग देयर आर 30 डेज इन दैट मंथ। तो अगर मंथ में 30 डेज है, 30 डेज है और फर्स्ट को ही संडे है। संडे क्यों स्पेशली कैलकुलेट करना है हमें? बिकॉज संडे को एवरेज ऑफ विजिटर्स डिफरेंट है बाकी दिनों के अलावा। तो फर्स्ट को संडे है, अगला संडे कब पड़ेगा? 7 ऐड कर दो, यानी कि 8th को पड़ेगा फिर संडे, फिर नेक्स्ट संडे पड़ेगा, फिर 7 ऐड कर दो, 15th को पड़ेगा, फिर से 7 ऐड कर दो, 22nd को पड़ेगा संडे, और फिर से 7 एक बार ऐड कर दोगे तो 29th को संडे पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे कितने संडे आ गए? टोटल 5 संडेज आ गए 30 डेज में, यानी कि उस मंथ में हमारे 5 संडे होंगे। तो अगर 5 है संडे, तो बाकी जो बचे वो बाकी रेस्ट ऑफ द डेज होंगे। और रेस्ट ऑफ द डेज आ जाएंगे हमारे 25। ओके, संडे का एवरेज है हमारा 720 और रेस्ट ऑफ द डेज का एवरेज है 390। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें वेट एवरेज निकालना पड़ेगा, यही तो है कि नहीं? यानी कि 5 नंबर आ रहा है हमारा, वहां के लिए एवरेज है 720 और 25 के लिए हमारा एवरेज है 390 का। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब या तो यहां से वेट एवरेज निकाल लें, या जो बात मैंने स्टार्ट में ही बताई है तुमको कि एक और काम कर सकते हैं, रेशियो ले लो स्ट्रेट अवे, क्योंकि 5 और 25 से रेशियो हमारा आसान हो जाएगा। और जितना रेशियो आसान होगा, शुरू में ही कैलकुलेशन आसान कर लो, यानी कि 1:5 का रेशियो आ जाएगा, बिकॉज 5:25 है, यानी कि 1:5 का रेशियो आ गया। साथ में एक और बात समझ लें कि हमारा रेस्ट ऑफ द डेज का एवरेज आ रहा है 390, बट कि संडे का जो एवरेज है वो है 720, यानी कि संडे को एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं। कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 390 तो संडे को भी आ रहे हैं, बट 330 एक्स्ट्रा आ रहे हैं संडे को। तो बस एवरेज के लिए एक्स्ट्रा का कंसिडरेशन कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा क्या है? ये डेविएशन है हमारा, डेविएशन है। अगर हमने एवरेज अपना 390 ही मान लिया, तो 330 का डेविएशन आ रहा है संडे वाले दिनों में। ठीक है, वेटेज कितना है इसका? 1 का वेटेज है, तो एवरेज हमारा हो जाएगा 390, तो एवरेज है ही है, जो एज्यूम्ड एवरेज है, प्लस डेल्टा ये क्या आएगा? डेविएशन। टोटल डेविएशन कितना है? 330 इंटू 1। इसका वेटेज कितना है? 330 इंटू 1, प्लस यहाँ पे डेविएशन 0 है, तो 0 इंटू 5 0 ही आने वाला है। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल वेटेज कितना है? 1 + 5 6, तो वैल्यू आ जाएगा 390 प्लस 330/6, 6 से काटोगे कितना जाएगा? 55 बचेगा, तो 390 + 55 यानी कि 435 विल बी द आंसर। हमारा एवरेज आएगा, एवरेज फॉर दैट मंथ इज 435। ठीक है, मंथ में डेज चेंज होंगे तो एवरेज भी चेंज होगा। अगर नंबर ऑफ डेज 28 होते, 31 होते, तो एवरेज हमारा बदल जाता। और ये भी डिपेंड करता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है हमारा कि संडे कौन से दिन पड़ रहा है।
कितने संडे पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर 28 डेज होते तब तो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि 28 डेज होते किसी भी दिन से हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा होता, बट 4 संडेज पड़ते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तब जबकि 28 डेज होते। तो ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन में पूछता कि फरवरी 2021 है या फरवरी 2021 दे दिया तो हमें पता है कि 28 डेज है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि संडे कौन से दिन पड़ रहा है। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस पर क्वेश्चन आए, बट ये बात भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें जिनको समझते चलोगे तो बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Average temperature for Monday, Wednesday and Friday was 41 degrees centigrade and average temperature for Wednesday, Thursday and Friday कितना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों डेटा में फर्क क्या है, पहले वाले डेटा में मंडे एक्स्ट्रा है, वेडनेसडे फ्राइडे तो पहले वाले में भी है, वेडनेसडे फ्राइडे दूसरे वाले में भी, और दूसरे वाले में थर्सडे एक्स्ट्रा है। यानी कि हम बेसिकली मंडे को रिप्लेस कर रहे हैं थर्सडे से, यही तो हो रहा है। पहले डेटा में मंडे है, दूसरे में थर्सडे है, और मंडे को थर्सडे से तुम रिप्लेस कर दे रहे हो, तो एवरेज में कितना चेंज आ रहा है, एवरेज में चेंज आ रहा है 1 डिग्री का। भाई डेल्टा ए आ रहा है 1 डिग्री का, और अगर डेल्टा ए 1 डिग्री है और डेटा वैल्यूज कितनी है, 3 डेज का टेम्परेचर है, 3 डेज का एवरेज है, यानी कि डेल्टा एस क्या होगा, सम में चेंज आएगा हमारा, डेल्टा ए इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी कि +1 इंटू 3, डेल्टा एस होगा +3। क्या बात समझ में आती है। और ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि मंडे को हम रिप्लेस कर रहे हैं थर्सडे से, यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे से 3 डिग्रीज ज्यादा होगा। टेम्परेचर ऑन थर्सडे विल बी 3 डिग्रीज मोर देन मंडे, और थर्सडे का टेम्परेचर हमें गिवन है कितना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मंडे का आ जाएगा 3 डिग्रीज कम, यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी द आंसर फॉर मंडे। मंडे के लिए आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछता कि वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा तो हम नहीं बता पाते, बिकॉज उसके लिए कोई डेटा गिवन नहीं है, उसके लिए डेटा गिवन नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता था वेडनेसडे और फ्राइडे का एवरेज पूछ लेता तो हम बता पाते, वेडनेसडे और फ्राइडे का अगर एवरेज पूछ लेता तो वो चीज़ हम बता पाते, बट वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा नहीं बता पाएंगे, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना होगा ये भी नहीं बता पाएंगे। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 56। 24 नंबर्स है जिनका कि एवरेज आ रहा है 56। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 71.7 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 11 नंबर्स इज 42। और लास्ट के जो 3 नंबर्स है हमारे उनका रेशियो गिवन है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 5/12। तो अगर रेशियो लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं कौन से होंगे, 22nd, 23rd और 24th, इन नंबर्स का रेशियो गिवन है 1/2 टू 1/3 इज टू 5/12। सबसे पहले रेशियो को सिंप्लीफाई करो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/2 6 आ गया, 12/3 4 आ गया और 5 आ गया, तो यानी 6:4:5 ये हमारा रेशियो आ गया इन वैल्यूज़ का। नंबर्स 22nd, 23rd और 24th का रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 56। ओके, तो टोटल नंबर्स हमारे 24 हैं और उनका एवरेज आ रहा है 56। बट अगर उनमें से सिर्फ फर्स्ट 10 को लो, तो उनका एवरेज आ रहा है 71.7। अगर नेक्स्ट 11 को लो, फर्स्ट 10 के बाद वाले जो 11 है उनको लोगे तो उनका एवरेज आ रहा है 42, और फिर बच जाते हैं इसके बाद में 10 + 11 21 हो गया, यानी कि लास्ट 3 बच गए, ठीक है। तो उनके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि उनका एवरेज क्या होगा, उनका एवरेज वैल्यू क्या होगा। डेविएशन देख लेते हैं, एवरेज हमारा ओवरऑल 56 है, तो फर्स्ट 10 का डेविएशन कितना है, फर्स्ट 10 है हमारा 56 प्लस 15.7, 15.7। नेक्स्ट 11 क्या है, 56 माइनस 14, तो नेट में डेविएशन कितना आ रहा है, इनका डेविएशन है 10 इंटू प्लस 15.7, यानी कि इनका डेविएशन टोटल आ रहा है प्लस 157, ठीक है, प्लस 157 डेविएशन आ रहा है, और इन नंबर्स का डेविएशन आ रहा है 11 इंटू -14, यानी कि -154। तो नेट डेविएशन दोनों का मिला के कितना हो गया, प्लस 157 माइनस 154, यानी कि +3। और हमें पता है कि हमेशा एवरेज से जो टोटल डेविएशन है वो 0 आता है, सारे डेफिसिट और सरप्लस मिला के 0 हो जाता है। तो अगर +3 आ रहा है डेविएशन पहले 21 नंबर्स का, तो लास्ट के 3 नंबर्स का डेविएशन कितना होना चाहिए, टोटल डेविएशन -3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए, है कि नहीं। -3 हमारा डेविएशन आना चाहिए, क्या बात क्लियर है। और अगर -3 डेविएशन आ रहा है तो एवरेज डेविएशन कितना होगा, अगर एवरेज डेविएशन निकालोगे तो -3 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, ठीक है, क्योंकि -3 टोटल डेविएशन हमारा आ रहा है, तो या तो एवरेज डेविएशन निकालो, तो एवरेज डेविएशन हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -1।
और एवरेज है 56, तो इनका एवरेज आ जाएगा 56 - 1 यानी कि 55। और अगर 55 एवरेज आ रहा है तो इनका सम आ जाएगा 55 × 3 विच इज 165। या तो ऐसे देख लेते या फिर ये देख सकते थे कि अगर ये एवरेज के बराबर होते तो कितना सम होता है इनका, 56 × 3 होता। बट यहाँ पे डिविजन है -3 का, तो -3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रिजल्ट दोनों ही केस में 165 आएगा, किसी भी तरह से सोच लो। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनका रेशियो है 6:4:5, यानी टोटल रेशियो कितना आ रहा है 6 + 4 + 5 यानी कि 15 यूनिट्स है, और 15 यूनिट्स सम है इनका, और वो है 165 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 11। 1 यूनिट आ रहा है 11, ओके। और एवरेज कितना होगा 22nd और 24th नंबर का। 22nd नंबर 6 यूनिट्स है, 24th नंबर 5 यूनिट है, तो इनका एवरेज आ जाएगा 6 यूनिट + 5 यूनिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11 यूनिट बाई 2, तो 11 × 11 बाई 2, बिकॉज 1 यूनिट हमारा 11 के बराबर है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 121/2 यानी कि 60.5। तो आंसर हमारा होगा 60.5। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Average weight of some students in a class was 58.4. When 5 students having the average weight 62.8 kg joined the class, the average weight of all the students in the class increased by 0.55 kg. The number of students initially in the class कितना होगा? इनिशियली क्लास में कितना नंबर होगा? मान लेते हैं इनिशियली n है, नंबर ऑफ स्टूडेंट n है, और उनका एवरेज कितना है 58.4। फिर 5 को हमने ऐड किया, ठीक है, और इन 5 का एवरेज कितना है 62.8, और नेट में हो गए अब हमारे स्टूडेंट हो गए n+5, और एवरेज इंक्रीज किया है क्लास का कितने से 0.55 kg से, यानी कि अब हमारा एवरेज हो जाएगा 58.4 + 0.55। और ये एवरेज में इंक्रीज आया क्यों है? ये इंक्रीज आया है हमारा किस वजह से? इन 5 स्टूडेंट्स की वजह से, और इन 5 स्टूडेंट्स का एवरेज से कितना ज्यादा वेट है? इन 5 स्टूडेंट्स का एवरेज से कितना ज्यादा वेट है? तो दैट इज 58.4 प्लस कितना वैल्यू आया 4.4, है कि नहीं? इतना ही तो एक्स्ट्रा है, 4.4 एक्स्ट्रा है, डेविएशन है डेल्टा डी। टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 है तो 5 × 4.4, ये टोटल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, और एवरेज पे फर्क कितना पड़ा है? डेल्टा ए आया है हमारा 0.55, तो टोटल डेविएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है n+5 है, डिवाइड बाई n+5 करोगे, और ये आ रहा है बराबर 0.55 के। डेसिमल हटाने से पहले एक 0 ऐड करोगे, फिर डेसिमल हटाओगे, 55 से 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 × 5 40 हो गया, यानी कि n+5 हमारा हो गया है 40, तो n विल बी इक्वल टू 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली हमारा आ जाएगा 35। क्वेश्चन में बाद वाला पूछता तो 40 आता, इनिशियल पूछा है तो 35 आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88 एंड व्हेन द टॉप 2 स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड द एवरेज मार्क्स रिड्यूस्ड टू 87.5। सारे के सारे 30 बॉयज जो हैं उनका एवरेज है हमारा 88, बट अगर हम टॉप 2 को एक्सक्लूड कर दें, इस बार एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सक्लूड करने के बाद बचेंगे 28, और इन 28 का एवरेज कितना है 87.5। 87.5, ठीक है, यानी कि एवरेज हमारा कितने से रिड्यूस हो रहा है? -0.5 हो रहा है, 0.5 से रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? और टोटल 30 है, ठीक है, तो डेविएशन यहाँ पे कितना आ रहा है 28 × -0.5 यानी कि -14 का डेविएशन है एवरेज से, ठीक है, और डेविएशन नेट डेविएशन एवरेज से 0 आना चाहिए, तो अगर -14 का डेविएशन आ रहा है इन 28 स्टूडेंट्स के लिए, तो जो 2 एक्सक्लूड किए हैं इनके लिए डेविएशन कितना होगा? +14 होगा, +14 होगा डेविएशन। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं इनके लिए डेविएशन +14 होगा, एवरेज तो 88 है, ठीक है, एवरेज 88 है, तो यानी कि एवरेज इन 2 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? इन 2 का एवरेज कितना हो जाएगा भाई? टोटल डेविएशन है +14 का 2 के लिए, तो +14/2 यानी कि +7 एवरेज में इंक्रीज आएगा, तो 88 + 7 इनका एवरेज आ जाएगा 95। 95 आ गया एवरेज, और क्वेश्चन कह रहा है द टॉप 2 स्कोर्स डिफर बाई 2, यानी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो क्या करोगे? 2 का डिफरेंस है तो एक को 1 छोटा कर दो और एक को 1 बड़ा कर दो, 95 - 1, एक वैल्यू आ जाएगा 94, 95 + 1 अदर वैल्यू विल बी 96। हमने 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक वैल्यू आ गया 94, एक आ गया 96, हाईएस्ट स्कोर है 96,
बिकॉज टॉप 2 स्कोर है, सेकंड हाईएस्ट है 94। क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा है तो 96 आंसर है, सेकंड हाईएस्ट पूछा हो तो 94 आंसर होता। आंसर विल बी 96। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का। अदरवाइज ये कर सकते थे कि 88 तो एवरेज है, तो 88 तो पहले लिख दिया तुमने। अभी जो 14 बचा है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है टॉप 2 स्कोर्स में, तो 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, पहले ही उसमें से 2 रिमूव कर दो। 14 को लिख सकते हैं हम 12 + 2, जो 2 का डिफरेंस उसको पहले ही रिमूव कर दिया। अब ये 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, +6 कर दो, और एक स्कोर में 2 ऐड कर दो। ये जो 2 ऐड किया है ये हमारा हाईएस्ट स्कोर आएगा। बात एक ही है, करने का तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? आंसर अपना 96 और 94 आ जाएगा। 96 हाईएस्ट का रहेगा, सेकंड हाईएस्ट 94 आ जाएगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में हो सकता है सेकंड हाईएस्ट पूछ ले, थर्ड हाईएस्ट पूछ ले। थर्ड हाईएस्ट पूछेगा तो थर्ड हाईएस्ट के लिए क्वेश्चन कुछ अलग होगा। यहाँ पे तो फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट निकल पाएगा। थर्ड हाईएस्ट होगा तो फिर 3 के लिए डेटा गिवन होगा, 3 अलग स्कोर सेग्रीगेट किए होंगे, जैसे कि पीछे एक क्वेश्चन में था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन। एवरेज अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज ₹400। 400 का एवरेज है सेविंग्स का 8 स्टूडेंट का। 2 ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट सेव अ सिंगल पेनी। एक भी रुपए सेव नहीं किया दो ने। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कि 720 रुपीज सेव किए हैं, बाकियों ने सेव किए हैं कम से कम 150 रुपए। ₹150 तो पक्का सेव किए हैं बाकियों ने। क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा। जब भी हमें एक डेटा को मैक्सिमाइज करना है तो हमेशा उसके लिए हमें बाकी को मिनिमाइज करना पड़ेगा। एक को मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सबको मिनिमाइज कर दो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 8 है, और 8 के लिए एवरेज कितना है, एवरेज है 400। इन 8 में से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि 0 सेव किया, कुछ भी सेव नहीं किया। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कितना सेव किया है, जिसने सेव किया है 720 सेव किया है। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए, बाकी बचे हमारे 5 बच गए। ठीक है, 5 बच गए। अब ये जो एक है इसने 720 सेव किया है, इनके एवरेज से कितना ज्यादा सेव किया है, 400 + 320, और इन दोनों ने एवरेज से 400 कम सेव किया है। नेट डेविएशन कितना आ जाएगा हमारा, इनके लिए नेट डेविएशन आ जाएगा 2 × -400 यानी कि माइनस का 800, और इसके लिए नेट डेविएशन आ जाएगा प्लस का 320। तो टोटल नेट डेविएशन हमारा कितना आ गया, -800 + 320 यानी कि -480। तो इन 5 के लिए डेविएशन आएगा +480, यानी कि एवरेज से कितना ज्यादा सेव किया है, 480 ज्यादा सेव किया है। और एवरेज है कितना 400, यानी कि टोटल सम कितना होगा जो इन 5 ने सेव किया होगा, टोटल सेव किया होगा 5 × 400, ये तो एवरेज से आ गया, +480। क्लियर है? ये तो टोटल सेव किया है, यानी 2480 2480 रुपीज इन्होंने सेव किया है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट हमारे बच गए हैं, ये 5 स्टूडेंट्स जो बचे हैं, इन्होंने कम से कम ₹150 जरूर सेव किया है। तो ₹150 तो सबने सेव किया, और हमें एक किसी स्टूडेंट का सेविंग्स को मैक्सिमाइज करना है। तो टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करेंगे, इन 5 में से लेट अस से स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 एंड 5 है, तो 4 स्टूडेंट्स को मान लेंगे कि 4 ने तो 150 ही सेव किया है, और बचा हुआ अमाउंट 5वें ने सेव किया होगा। बचा हुआ अमाउंट 5वें ने सेव किया होगा, तो 4 की सेविंग्स को हमने मिनिमाइज कर दिया, इनको मिनिमाइज कर दिया। टोटल सेविंग कितना हो गया इनका 600, बस 600 सब्ट्रैक्ट कर दो कि वो 5वें का सेविंग आ जाएगा। 2480 - 600, तो दैट विल बी 1880 रुपीज। 1880 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो 1880 टोटल सेव किया होगा, मैक्सिमम अमाउंट सेव किया होगा एक स्टूडेंट ने, और बाकियों ने 150 सेव किया होगा, और फिर बाकी स्टोरी अपनी जो बाकी तो फिक्स ही था। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब एक और चीज जो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि क्वेश्चन कहे कि सबने डिफरेंट अमाउंट सेव किया है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, छोटा सा वेरिएशन हो सकता है कि जस्ट इनकेस अगर क्वेश्चन कहता कि सबने डिफरेंट अमाउंट सेव किया है, कि ऑल हैव सेव्ड डिफरेंट अमाउंट्स, अप्रोच हमारी तब भी यही रहती, बस फर्क क्या होता है, अब हमें सबको डिफरेंट अमाउंट देना है, लेकिन तब भी हम मिनिमम अमाउंट ही देते। तो एक को 150 दे देते, एक को देते 151, अगर इंटीजर के लिए कहा होता, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन एडिशनली मेंशन होगा। इंटीजर होगा सबका अमाउंट, यानी कि 150 151 152 और 153, ये 4 को दे देते और बचा हुआ 5 को दे देते। अगर सबके लिए डिफरेंट कहता तो फिर बचा हुआ 5 को दे देते। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 फ्रेंड्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर टेकिंग देयर मील्स। 10 आउट ऑफ देम स्पेंड ₹123.40 ईच ऑन डिनर।
11th वन स्पेंट। अच्छा एक चीज़ और है, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते थे अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। हालांकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को करना ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि वो हमारी समझ को बहुत दुरुस्त करता है और हमारी स्पीड भी, कैलकुलेशन भी फास्ट करता है। इतना सब लिखना तुम्हें समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज इतना लिखने की ऐसे क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट में हमें दिख रहा है कि 150 सेव कर रहे हैं, बाकी 5 के लिए हम क्या करेंगे, 4 का 150 मान लेंगे, यानी कि 600 4 ने सेव किया, 720 1 ने सेव किया, 1320 हो गया, 3200 माइनस 1320 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। स्टेट अवे क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये सब कहानी सिर्फ समझाने की थी, 13200 माइनस 1380 कर दोगे, आंसर अपना आ जाएगा। हमने क्या किया, 4 को 150 सेव करा दिया, 600 सेव किया, 1 ने किया है 720, 2 ने किया है 0, तो 1320 सेव किया, बाकी सबने मिलके घटा दो 3200 में से, आंसर अपना आ जाएगा। इतना थोड़ी लिखना है, ये लिखा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है, बट जितना समझ के करोगे उतना इजीली हो जाएगा। अदरवाइज तुम फॉर्मूला लिखते रहोगे, ठीक है, अदरवाइज तुम फॉर्मूला फिर लिखते रहोगे। बट अगर लिखना ही होता हमें तो कैसे करते, तो एक बार वो तरीका भी पता होना चाहिए ताकि फॉर्मूला लिखना भी समझ में आए। तो फॉर्मूला अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, फिर हमको पता है कि 8 का सेविंग्स कितना है 400, तो 8 इंटू 400 आ गया इनिशियली, 2 ने किया 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 720। बट अगेन फॉर्मूला भी लिखोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तब भी 4 को 150 लेना पड़ेगा, 4 का लिया 150 और 1 का जो बच गया उसको एस मान लो, ये मैक्सिमम है, आप कैलकुलेट कर लोगे, एस की वैल्यू निकाल लोगे इस इक्वेशन से। ओके, नेक्स्ट वन, 11 friends went to a restaurant for taking their meals. 10 out of them spent rupees 123.40 each on dinner. ठीक है, अब इन्होंने पता नहीं कैसे सेव किया, यूपीआई से दिया है, कैसे दिया है, फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एवरेज, ऑन एन एवरेज इन्होंने 123.40 रुपीज खर्च किए हैं। ठीक है, सबने अलग अलग अमाउंट खर्च किया होगा, बट ऑन एन एवरेज 10 स्टूडेंट का एवरेज हमें पता है 123.40 है। चाहे उन्होंने ऑन एन एवरेज खर्च किया है या हर एक ने इतना खर्च किया, फर्क नहीं पड़ता। डेटा ये 11th वन स्पेंट रुपीज 16 मोर देन द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ ऑल द 11 फ्रेंड्स टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंट, 11th फ्रेंड ने कितना खर्च किया है, 16 रुपीज ज्यादा खर्च किया है। किससे ज्यादा, एवरेज स्पेंडिंग से ज्यादा। किसकी एवरेज स्पेंडिंग से, सारे के सारे 11 स्टूडेंट्स का जो एवरेज आ रहा है उससे ज्यादा खर्च किया है। ठीक है, सारे 11 स्टूडेंट्स का जो एवरेज आ रहा है उससे ज्यादा खर्च किया है, यानी कि 10 ने खर्च किया है 123.40 ऑन एन एवरेज, और 1 ने खर्च किया है एवरेज से 16 ज्यादा खर्च किया है। जो 16 एक्स्ट्रा खर्च किया है, क्यों खर्च किया है, ये इसलिए खर्च किया होगा ताकि ये जो 10 स्टूडेंट ने कम खर्च किया है वो कंपनसेट हो जाए। ये 16 एक्स्ट्रा इसीलिए तो खर्च किया होगा, तो नेट डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। यही जो प्लस 16 है नेट डेविएशन ही तो है, तो इसका डेविएशन अगर प्लस 16 है तो इन 10 का डेविएशन कितना होगा, -16 होगा। और अगर डेविएशन इनका -16 है, यही तो मतलब हुआ। अगर इनका डेविएशन -16 है तो मतलब क्या हुआ इस बात का, कि अगर हमें एवरेज पे पहुंचना है, यहां से एवरेज पे पहुंचना है, तो एक पे कितना खर्चा कम हुआ है, 10 ने मिला के -16 खर्चा किया है, तो एक ने कितना खर्चा कम किया होगा एवरेज से, -1.6 कम किया होगा, -16/10। हर एक ने 1.6 रुपीज एवरेज से कम खर्चा किया होगा, है कि नहीं, एवरेज -1.6 खर्चा किया होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 123.40। भाई अगर 16 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया है 11th वाले ने, तो 11th ने 16 रुपीज जो खर्च किया है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी 10 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि वो भी एवरेज के बराबर खर्च कर ले। और एक केस से कितना आएगा, 1.6/16/10 आएगा, यानी कि 1.6 आएगा। तो एवरेज हमारा हो जाएगा 123.40 प्लस 1.6। ठीक है, चाहे यहां से देख लो चाहे या फिर इधर से समझ लो, तो 123.40 प्लस 1.60, यानी कि एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 125 रुपीज। बट क्वेश्चन में हमसे एवरेज नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल स्पेंडिंग कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 125 इंटू 11, तो दैट विल बी 1375 रुपीज, 1375 रुपीज आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ऐसे समझो इसको कि 10 ने किया 123.40, 123.40, 123.40 एंड सो ऑन, और 11वें ने किया है एवरेज के बराबर, यानी जितना इन्होंने उनको ऑन एवरेज सारे 11 ने किया है उतना तो उसने किया ही किया है, तो एवरेज का अपना पार्ट तो उसने कंप्लीट कर लिया, प्लस 16 एक्स्ट्रा किया है। अब जो 16 एक्स्ट्रा है ये 10 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इसने तो एवरेज के बराबर खर्चा कर लिया, और हर एक के हिस्से कितना जाएगा, प्लस 1.60, प्लस 1.60, प्लस 1.60 एंड सो ऑन, यानी कि एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एवरेज विल बी इक्वल टू 123.40 प्लस 1.60, यानी कि 125 रुपीज। ओके, और टोटल एक्सपेंडिचर 125 इंटू 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरेज रन स्कोर्ड बाय ए प्लेयर इन 3 कॉन्सेक्यूटिव मैचेस इज 48। 3 कॉन्सेक्यूटिव मैचेस में जो एवरेज रन स्कोर किए हैं एक प्लेयर ने, दैट इज 48, और सेकंड और थर्ड इनिंग का एवरेज कितना है, 37.5। इनिंग्स नंबर 2 और इनिंग्स नंबर 3 का जो एवरेज है दैट इज 37.5।
if the runs scored by the player in third match is 87.5% of his score in second match, then find the average runs of the player in the first and third matches. तो 87.5% है रन स्कोर थर्ड मैच में. थर्ड मैच का स्कोर कितना है 87.5%, यानी कि 7/8 है. 7/8 है, यानी कि अगर 8 यूनिट्स उसने स्कोर किया है इनिंग्स नंबर 2 में 8 यूनिट स्कोर किया है, तो इनिंग नंबर 3 में स्कोर किया होगा सिर्फ 7 यूनिट. तो एवरेज कितना आ जाएगा 8 + 7/2, यही तो एवरेज होगा. और वही वैल्यू हमें कितनी दी है 37.5 ही तो दिया है. ठीक है, यानी कि सम कितना होगा दोनों इनका मिला के सम आ जाएगा 75. और 8 + 7 15 यूनिट्स की वैल्यू अगर 75 है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5. 1 यूनिट आ जाएगा 5. तो इनिंग 3 का स्कोर कितना आ जाएगा 5 × 7. 7 यूनिट था 5 × 7, यानी कि 35 रन. 35 रन क्लियर है. और 3 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 2 इनिंग्स के एवरेज से, लास्ट की 2 इनिंग्स के एवरेज से कितना ज़्यादा है 10.5 ज़्यादा है. 10.5 ज़्यादा है, इज़न्ट इट सो? तो यानी कि फर्स्ट मैच में या फर्स्ट इनिंग्स में इसने जो स्कोर किया होगा, फर्स्ट मैच की इनिंग में जो इसने स्कोर किया होगा वो कितना होगा अपने एवरेज के बराबर, टोटल एवरेज के बराबर तो स्कोर किया ही होगा. यानी कि 48 जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है इसके बराबर तो फर्स्ट इनिंग में स्कोर किया ही होगा. प्लस कितना एक्स्ट्रा स्कोर किया होगा जितना एवरेज में डिफरेंस आ रहा है सेकंड और थर्ड इनिंग में और टोटल ओवरऑल में, यानी कि 10.5 × 2 इतना एक्स्ट्रा स्कोर किया होगा. 48 तो क्या ही होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो 16 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए हैं किसके लिए खर्च किए हैं, बाकी 10 स्टूडेंट के लिए. सिमिलरली यहाँ पे जो उसने एक्स्ट्रा स्कोर बनाया है वो किसके लिए बनाया है सेकंड और थर्ड इनिंग के लिए. और सेकंड और थर्ड इनिंग में डिफरेंस कितना आ रहा है एवरेज में 10.5 का. तो 10.5 × 2 इतना एक्स्ट्रा रन बनाए होंगे इसने, यानी कि रन बनाए होंगे 48 + 21 यानी कि 69 रन. तो इनिंग 1 का स्कोर हो जाएगा 69 रन और इनिंग 3 का है 35. तो एवरेज आ जाएगा हमारा 69 + 35/2. तो दैट इज 104/2, यानी कि 52 रन हमारा आंसर आ जाएगा. एवरेज विल बी 52. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. ओके, अदरवाइज इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं कि टोटल तुम्हारे रन्स कितने आ रहे हैं 48 आ रहा है 3 इनिंग्स का एवरेज. 48 आ रहा है 3 इनिंग्स का एवरेज, तो 3 इनिंग्स का सम कितना आ जाएगा 48 × 3 यानी कि 144 रन. और सेकंड और थर्ड इनिंग का सम कितना आ रहा है 75 रन, यानी कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर कितना आ जाएगा 144 - 75 यानी कि 69 रन. देन सेकंड इनिंग और थर्ड इनिंग में दिया हुआ है कि थर्ड इनिंग के रन 87.5% यानी कि 7/8 है. तो सेकंड इनिंग में अगर बना रहा है वो 8x, थर्ड में बना रहा है 7x, 15x आ रहा है 75 यानी कि x आ रहा है 5, तो 7x आ जाएगा हमारा सेकंड इनिंग का स्कोर, सॉरी थर्ड इनिंग का स्कोर, दैट इज इक्वल टू 35. और फिर ले लोगे एवरेज इन दोनों का. जिस भी तरह से समझो बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिर्फ 3 ही डेटा थे तो इजीली तुम ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन. चलो इतने ही क्वेश्चंस हैं. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए सारे के सारे समझ में आएंगे. अगले सेशन में कुछ और बेहतर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल को भी ज्वाइन कर लेना. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कंसर्न और डाउट तो कमेंट में जरूर मेंशन करना और अपना अप्रिसिएशन और फीडबैक भी जरूर देना. ठीक है, सेशन को लाइक करते हो, फीडबैक देते हो अपना तो ज़रूर अच्छा लगता है, तो ज़रूर किया करो. ठीक है, इंटरैक्ट किया करो. डेफिनेट अपने जो भी डाउट हो, तुम्हारे बेसिक से बेसिक डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछा ज़रूर करो सो दैट जब अच्छे सवाल हम करें तो वहाँ पे तुमसे वो सवाल समझ में तुमको आए. तो आएंगे तभी जबकि अभी वाले क्वेश्चन हैं इनको तुम समझ पाए होगे. ठीक है, और समझना तभी हो पाएगा जब जहाँ पे तुम फंस रहे हो, जहाँ पे तुम अटक रहे हो, तुम उन बातों को एक्सप्लिसिटली क्लियर करो, उन पे डाउट ज़रूर पूछो. और जब तुम डाउट पूछते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि एक डाउट जो तुमको हुआ है ऐसा नहीं सिर्फ तुमको हुआ होगा, और भी कई सारे स्टूडेंट्स को हुआ होगा, उन्होंने पूछा नहीं होगा. तो तुम्हारा डाउट रिजॉल्व होता है तो बाकी और कई लोगों का होता है, उनकी भी हेल्प होती है. इसलिए कीप हेल्पिंग दैट वे. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.